तो स्टार्ट करते हैं हम इंडियन हिस्ट्री। और इंडियन हिस्ट्री का आज फर्स्ट डे, फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इंडियन हिस्ट्री के बारे में अगर हम बताएं कि इंडियन हिस्ट्री को कितने भागों में बटी हुई है, कि भारतीय इतिहास तो बहुत बड़ा है, तो पूरा एक साथ तो नहीं पढ़ सकते हम। तो एक इतिहासकार मील नाम का भारत में आया, विदेशी इतिहासकार। इस इतिहासकार ने जो भारत का इतिहास है इसको कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में डिवाइड किया, ताकि पढ़ने में आसानी हो। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट भाग प्राचीन इतिहास, प्राचीन काल भी बोल सकते हैं, मध्यकाल, और तीसरा है हमारा आधुनिक। इतिहासकार मील ने हमारे जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ओके, अब हम ये भी देख लेते हैं कि यार प्राचीन काल का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक का है, मध्यकाल कब से कब तक का है, और आधुनिक काल कब से कब तक का है। तो मैं कुछ इस तरीके से शेप बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और आप चाहो तो अलग शेप से भी ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है समझने का, और मैं शायद इस तरीके से आपको बेटर समझा पाऊंगा। तो यहाँ हम जानेंगे कि जो हमारा इतिहास 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तीनों भागों को टाइम पीरियड देखेंगे कि यार कौन सा काल कब से कब तक का है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल, उसके बाद में हम देखेंगे मध्यकाल, और इसके बाद देखेंगे हम आधुनिक काल। आधुनिक काल तो कई इतिहासकार प्राचीन काल को 2600 BC से मानते हैं। कई इतिहासकार प्राचीन काल को 2600 BC तक से स्टार्ट मानते हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ आपने कई बार पढ़ा होगा BC और AD, इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो ये BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन, बिफोर कॉमन, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। ओके, BC और AD का मतलब आप समझ ही गए होंगे, बिफोर कॉमन, एनो डोमिनी। बिफोर कॉमन मतलब ईस्वी पूर्व, और एनो डोमिनी का मतलब पूर्व, ओनली फॉर पूर्व। हाँ, तो प्राचीन काल की बात कर रहे थे, तो प्राचीन काल हमारा स्टार्ट होता है 2600 BC से, क्योंकि हमें जो प्रूफ मिलते हैं, जो हमें दस्तावेज मिलते हैं वो 2600 BC तक ही मिलते हैं, ना कि 2600 BC से पूर्व तक के। प्राचीन काल का कब से स्टार्ट हो रहा है हमारा? 2600 BC से। 2600 BC से मध्यकाल कहाँ तक? 712 या 1192। कई इतिहासकार 712 भी मानते हैं, कई इतिहासकार 1192 में मानते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है 2600 से लेकर 712 या 1192 में, ये है प्राचीन काल। यहाँ तक था हमारा प्राचीन काल। और बात करते हैं मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल कहाँ तक था? तो मध्यकाल हमारा होता है, कई इतिहासकार 707 भी मानते हैं, कई इतिहासकार 1757 भी मानते हैं, और कई इतिहासकार 1857 भी मानते हैं। 1857 कम इतिहासकार मानते हैं, सबसे ज़्यादा इतिहासकार 1757 मानते हैं। तो जो ये टाइम पीरियड है 712 से या 1192 से लेकर 1707 या 1757, ये टाइम पीरियड है मध्यकाल का। और आधुनिक 1857 के बाद का जो टाइम पीरियड है ये आधुनिक चल रहा है। अब ये भी काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, अगर इनको एक साथ ऐसे पढ़े तो काफ़ी मतलब पढ़ने में परेशानी हो। तो इन सब चीज़ों को भी इतिहासकार मील ने कई भागों में बांटा, वो भी देख लेंगे हम कि कितने भागों में बांटा। उनका टाइम पीरियड भी देखेंगे हम, कौन सा टाइम पीरियड कब से कब तक का, कौन सा एरा कब से कब तक का। तो सबसे पहले हम देखेंगे
प्राचीन काल की बात कर रहे थे हम, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आप सबसे पहले हम चर्चा किसकी कर रहे थे? एंशिएंट हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे। अब एंशिएंट हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री को भी अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सबके पहले हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। जिसका टाइम पीरियड आपको बता दूं 2600 BC से। जो हमने देखा था कि हमारा जो प्राचीन काल इतिहास होता है वो 2600 BC से इतिहास स्टार्ट होता है। 2600 BC से लेकर शायद 1900 BC तक सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड रहा होगा। उसके बाद में जो एरा आता है, युग आता है, उसके बाद आता है उत्तर हड़प्पा काल। उत्तर हड़प्पा काल आता है। उत्तर हड़प्पा काल का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो 1900 BC से लेकर 1500 BC तक है। और उत्तर हड़प्पा काल, हाँ एक बात और बता दूं, उत्तर हड़प्पा काल को अंधकार में युग भी बोला जाता है। अंधकार में युग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो आपको उत्तर हड़प्पा काल पढ़ाएंगे तब बता देंगे। अबे आप इतना याद रखो कि अंधकार में युग भी बोला जाता था। इसके बाद तीसरा हमारे पास ऋग्वेद आ गया था। ऋग्वेद आ गया था मतलब ऋग्वेदिक काल। इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 1000 BC तक। ओके, इसके बाद उत्तर वैदिक आ गया था। उत्तर वैदिक 1000 BC से इसका टाइम पीरियड 700 BC तक। ये भी BC है यहाँ भी। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम सम्मिलित रूप से वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को हम सम्मिलित रूप से क्या बोल सकते हैं? वैदिक काल। इसके बाद जो हमारा एरा आता है वो आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल का टाइम पीरियड है 600 BC से 132 BC तक। सॉरी 322 BC तक। ओके, इसके बाद हमारा मौर्य वंश आता है। मौर्य वंश आ जाता है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड हम देखें तो 322 से 185 BC तक है। इसके बाद मौर्योत्तर काल आ जाता है। मौर्योत्तर काल का टाइम पीरियड हम देखें 185 BC से 390 BC तक है। इतना समझ में आ गया। और फिर भी आप इन सब चीज़ों को एक बार देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 BC से 1900 BC तक है। उत्तर हड़प्पा काल का जो टाइम पीरियड है 1900 BC से 1500 BC तक है। और उत्तर हड़प्पा काल को अंधकार में युग भी कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 BC से 1000 BC तक है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड 1000 BC से 2600 BC तक है। और महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है इनके मध्य है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड 322 से 185 है। और मौर्य उत्तर यानी मौर्य के बाद जो काल था वो 185 BC से लेकर 319 BC तक AD तक। आप एक बार देख लो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। ओके, अब हम मौर्योत्तर के बाद की बात करते हैं कि मौर्योत्तर के बाद कौन सा वंश आया या फिर कौन सा एरा आया, कौन सा युग आया। तो मौर्योत्तर के बाद में हमारा गुप्त वंश स्टार्ट होता है। 8वें नंबर का था ना गुप्त वंश।
गुप्त वंश का टाइम पीरियड आता है 390 AD से लेकर 550 AD तक। ओके, उसके बाद नोवा गुप्तोत्तर काल आता है। गुप्त वंश के बाद का जो काल था वो है 550 AD से 406 AD तक। उसके बाद हमारा जो एक महान शक्तिशाली शासक आ गया था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन 606 AD से 447 AD तक रहा था। इसने मात्र 41 वर्ष शासन किया था। ओके, इसके बाद हमारे राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष काल, या मध्यकाल। इसका टाइम पीरियड 650 से 1000 AD तक। इसके बाद हमारा सल्तनत काल आ गया था। इसका टाइम पीरियड है 1206 से 1526 AD। इसके बाद राजपूत आ गए थे, सॉरी मुगल आ गए थे। मुगल काल 1526 से 1757 तक मानते हैं। कई इतिहासकार 1857 मानते हैं। इसके बाद मुगल काल के बाद आता है आपका आधुनिक काल। (1757) 1857 से लेकर अब तक। गुप्त वंश का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 319 AD से 550 AD तक। गुप्तोत्तर काल का टाइम पीरियड देख सकते हैं आप 550 AD से 406 तक। हर्षवर्धन का मात्र 41 वर्ष शासन किया था। राजपूत काल या त्रिपक्षीय संघर्ष काल या मध्यकाल ही बोल सकते हैं 750 से 1000 AD तक। उसके बाद सल्तनत काल आ गया था। सल्तनत काल का जो टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526 तक। उसके बाद मुगल काल आ गया था 1526 से 1707 या 1857 AD तक। इसके बाद आधुनिक काल जो भी चल रहा है 1757 1857 के बाद जो काल है वो आधुनिक काल है। आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपको ये सब PDF में मिल जाएगा जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। ओके, आपने टाइम पीरियड देख ही लिया। तो हमने सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ी थी एंशिएंट हिस्ट्री में? अभी सबसे पहले कौन सा एरा देखा था? सबसे पहले हमने एरा देखा था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड 2600 BC से लेकर 1900 BC तक। तो हम बात करेंगे अभी सिंधु घाटी सभ्यता की। हम बात करेंगे अब सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड 2600 BC से 1900 BC तक था। ओके, क्लियर? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड कितना है? 2600 BC से 1900 BC तक। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर ऑल ओवर हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से
एक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता नहीं है, सबसे प्राचीनतम सभ्यता हम देखें तो सबसे प्राचीन सभ्यता है मेसोपोटामिया। सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया। हाँ, यहां से हमें एक ग्रंथ मिलता है, कहाँ से? मेसोपोटामिया, हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता आपने कभी पढ़ा हो, कहीं देखा हो, तो हम्मुराबी संहिता विश्व का प्राचीनतम कानून स्रोत है। जैसे अभी हमारा संविधान है, उस तरीके से प्राचीन काल में भी हम्मुराबी संहिता ऐसा ग्रंथ था जिसमें से कानून, जैसे अभी हमारे संविधान में कानून लिखा हुआ है, उस तरीके से हम्मुराबी संहिता में उस टाइम का कानून लिखा हुआ था। तो हम्मुराबी संहिता, इसके बाद में हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध क्यों है, कि इतनी प्रचलन में क्यों है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। किस सभ्यता? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता बोल सकते हैं, शहरी सभ्यता बोल सकते हैं। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो टाइम पीरियड है 2600 BC से 1900 BC तक। हमने एक दूसरी बात पढ़ी कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता नहीं है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है विश्व की? मेसोपोटामिया। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से एक संहिता मिली, एक ग्रंथ मिला, हम्मुराबी संहिता। हम्मुराबी संहिता क्या था? हम्मुराबी संहिता विश्व का प्राचीनतम कानून स्रोत, कानून का स्रोत हम्मुराबी संहिता हो गया। और सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता है? शहरी नगरीय सभ्यता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर सदृढ़ जल निकासी होती थी। मतलब यहाँ की जो नालियाँ थी ना, वो इतनी साफ सुथरी बनी हुई थी, इतनी, मतलब पहली बात तो वहाँ कीचड़ नहीं होता था, नाली का जो निकास था इतने अच्छे तरीके से था कि पानी रुकता नहीं था, नाले से बह के निकल जाता था। वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत अच्छा था, सड़कें थी। तो वहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो सदृढ़ जल निकासी है। वहाँ का जो जल निकास, वहाँ की जो नालियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से बनी हुई थी। और दूसरी सिंधु घाटी ये नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। और तीसरे हम बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ, सिक्स्थ हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है विश्व की। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, सबसे बड़ी सभ्यता। सिंधु घाटी विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, पर सबसे बड़ी सभ्यता है। सबसे प्राचीनतम सभ्यता की बात करें तो मेसोपोटामिया है। हम्मुराबी संहिता क्या है? विश्व का प्राचीनतम कानून का स्रोत है। ये सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों प्रसिद्ध है? अपनी सदृढ़ जल निकासी के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। तो ये भी देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता है। तो वो इसके बाद में चलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की। क्या प्रश्न तो उठता है ना कि यार सिंधु घाटी सभ्यता किसने की होगी खोज, तो ये भी ऑल ओवर बात कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता 1826 में चार्ल्स मेसन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था। इसने सिंधु घाटी सभ्यता पर सबसे पहले प्रकाश डाला। सबसे पहले प्रकाश किसने डाला सिंधु घाटी सभ्यता पर? चार्ल्स मेसन ने। इसके बाद हमारे एक, आपने सुना होगा नेम उसका, अलेक्जेंडर
कनिंघम। तो ये कनिंघम साहब क्या थे, इसकी एक घटना है, काफ़ी अच्छी घटना है, कभी टाइम मिले तो पढ़ना ज़रूर। कनिंघम साहब को जो सांची का स्तूप है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया था। इन्होंने हमारे जो सांची का स्तूप था उसको ले जाने की भी काफ़ी कोशिश की, पर इनके ही विरोधी कुछ अंग्रेज सैनिक या कुछ अंग्रेज अधिकारी इनके ही विरोधी बन गए थे। किसी बात पर इनके मध्य डिबेट हो गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के और कुछ अंग्रेज अधिकारी इनके, तो उन अंग्रेज़ों ने सांची का स्तूप को नहीं ले जाने दिया और ये असक्षम रहे, क्योंकि ये सांची के स्तूप से इतना लगाव कर चुके थे या इनको इतना लगाव हो चुका था कि ये अपने साथ सांची के स्तूप को लंदन ले जाना चाहते थे, बट ये नहीं ले जा पाए किसी कारण, किसी वजह से, क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम साहब और कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, इनके बीच डिबेट हो गई थी किसी बात को लेकर, इसलिए ये असक्षम रहे ले जाने में। तो ये साहब 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे किया था। सबसे पहले प्रकाश किसने डाला था? चार्ल्स मेसन ने। कब डाला था? 1826 में। उसके बाद 1853 में हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब आए, इन्होंने थोड़ा बहुत सर्वे किया सिंधु घाटी सभ्यता का, थोड़ा बहुत सर्वे किया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 1856 में एक घटना घटती है। लाहौर से लेकर कराची तक लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो यहाँ का जो ठेकेदार था जो रेलवे लाइन बिछा रहा था, इसने जो लाहौर इस रेलवे लाइन में जो ईंटें यूज ली जा रही थी वो कहीं हड़प्पा नाम की एक जगह थी जिसको हम बाद में जाकर पढ़ेंगे। यहाँ से जो ठेकेदार था यहाँ से ईंटें निकाला करता था। यहाँ से ईंटें निकालता तो ऐसा नहीं है कि 3 ईंटें निकाली या 4 ईंटें निकालने के बाद खत्म हो जाती थी। जितनी ईंटें निकालो उतनी कम रहती थी, मतलब नीचे इतनी ईंटें दबी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा। अब 2 अंग्रेज अधिकारी थे, या अंग्रेज भाई भी बोल सकते हैं उनको, जॉन बर्टन और दूसरा विलियम बर्टन। तो ये दोनों भाई रेलवे लाइन का सर्वेक्षण करने के लिए जाते हैं। इन्होंने देखा वहाँ तो ईंटें पक्की हुई ईंटें थी और मतलब इतनी मजबूत ईंटें थी। तो इन्होंने पूछा कि यार ये जो ईंटें हैं आप कहाँ से यूज़ कर रहे हो, ये ईंटें कहाँ से लाई जा रही है। ठेकेदार से पूछा, ठेकेदार ने पूरी बात बताई, साहब हमारे नज़दीक एक हड़प्पा नाम का स्थान है, वहाँ से कितनी भी ईंटें निकालो ईंटें कम ही नहीं पड़ती, इतनी ज़्यादा ईंटें हैं। तो इन्होंने ये सूचना हाई कमान को दी, मतलब गवर्नर जनरल तक पहुंचा ये सूचना कि वहाँ एक जगह है, वहाँ से कितनी भी ईंटें निकालो, पता है, मतलब अथाह ईंटें हैं वहाँ, अथाह ईंटों का भंडार है। तो ये बात किसको पता चली? हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम साहब को पता चली कि कोई स्थान है वहाँ से बहुत ही ज़्यादा ईंटें निकाली जा रही हैं। तो 1856 में ये पुनः आते हैं, दोबारा आते हैं। कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। और हड़प्पा का सर्वेक्षण करते हैं, थोड़ा बहुत सर्वे करते हैं और यहाँ अपने ही पैसों से उत्खनन करवाते हैं, क्योंकि इस टाइम एएसआई की स्थापना नहीं हुई थी, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना नहीं हुई थी इस टाइम। तो फंड कौन देता? इस बेचारे ने काफ़ी प्रयास किया, फिर भी एएसआई की स्थापना नहीं की गई। थोड़ा बहुत अपने पैसों से उत्खनन करवाया, थोड़ा बहुत सर्वे किया, कुछ ज़्यादा मिला भी इसको, पर क्या करते हैं, इनके पास फंड ही नहीं था। तो 1856 में वापस चल भी आ भी गए। ये 1853 में पहली बार 1853 में आ गए थे, उसके बाद 1856 में आए, थोड़ा बहुत सर्वे किया, उत्खनन किया और वापस चले गए। इसके बाद इतना प्रयास किया इन्होंने कि 1861 में एएसआई की स्थापना हो गई। कब हो गई एएसआई की स्थापना? 1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हो गई। भारतीय पुरातत्व की स्थापना हो गई। कब हो गई? 1861 में।
1861 में भारतीय पुरातत्व की स्थापना हो गई। किसकी वजह से हुई? किसने मेहनत करी? हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम ने की, बहुत मेहनत करी। 1861 में जाके भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। तो इसका तो जनक ही हुआ ना एएसआई का। एएसआई का जनक किसे बनेगा माना जाएगा? फिर एएसआई का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाएगा। तो हमारे जो एएसआई का जनक है अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, कनिंघम साहब को माना जाता है। ठीक है। अब जब एएसआई की स्थापना हुई, हम बात करें कि उस टाइम जो कलकत्ता में गवर्नर जनरल कौन था। तो जब एएसआई की स्थापना हुई उस टाइम जो गवर्नर जनरल था वो था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल थे। एएसआई की स्थापना कब हुई? 1861 में। एएसआई का जन्म किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। जिस टाइम एएसआई की स्थापना उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अब इसके बाद 1921 में जब एएसआई की स्थापना हुई, उत्खनन के लिए फंड मिलने लग गया, तब 1921 में एक अंग्रेज अधिकारी आया, सर जॉन मार्शल। अधिकारी का क्या नाम था? सर जॉन मार्शल। याद रखना ही अंग्रेजों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1921 में कौन सा अंग्रेज अधिकारी आया? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने हमारे एक भारतीय दयाराम साहनी साहब को बुलाया कि आइए साहनी साहब, और आप कहाँ जाइए? हड़प्पा में जाइए और वहाँ उत्खनन का कार्य स्टार्ट कीजिए। दयाराम साहनी को बुलाया और हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए नियुक्त कर दिया। उसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी को बुलाया। आइए राखाल दास बनर्जी को बुलाया। राखाल दास बनर्जी से कहा कि आप मोहनजोदड़ो जाइए और उत्खनन कीजिए। 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा के लिए उत्खनन के लिए भेज दिया। 1922 में फिर अगले साल राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के लिए भेज दिया। जब सर जॉन मार्शल जब उत्खनन चल रहा था और ये पक्का हो गया था कि यहाँ पुरातत्व स्थल है, तब सर जॉन मार्शल तुरंत गया इंग्लैंड। वहाँ जाकर प्रेस बुलाकर मीडिया के सामने घोषणा कर दी कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है। तो घोषणा कब हुई सिंधु घाटी सभ्यता की? 1924 में। किसने की? सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, कि इनसे कोई पुरातत्व विभाग घोषणा कर दी, सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी। इसके बाद घोषणा हो गई। अब सिंधु घाटी सभ्यता को दो नामों से जाना जाता है, या तो आप सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक इतिहासकार आया था पिगट। इतिहासकार पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता को दो जुड़िया राजधानी बताई थी। किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। कितनी राजधानी? दो जुड़िया राजधानी बताया था। एक तो अपनी हड़प्पा को बताया था, दूसरी मोहनजोदड़ो को बताया था। दूसरी किसको बताया था? मोहनजोदड़ो को। तो इतिहासकार पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी बताया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। यहाँ तक बात क्लियर। अब हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद हम बात करते हैं
सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है? हमने बात की थी ना पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है, तो कितनी बड़ी सभ्यता है? तो हम बात करते हैं विस्तार की, बात करते हैं हम। सबसे पहले सबसे बड़ी सभ्यता, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सबसे बड़ी सभ्यता है तो भाई कितनी बड़ी सभ्यता है? तो ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। कितना क्षेत्रफल है इसका? क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। अब भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि एक देश में होगी, ये 3 देशों में फैली हुई है। कितने देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई है। वो देश है एक तो अपना भारत, दूसरा है पाकिस्तान, और तीसरा है अफगानिस्तान। क्या सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है? क्षेत्रफल कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल एरिया में फैली हुई है। कौन कौन से देशों में फैली हुई है? 3 देशों में फैली हुई है, भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में है, और कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी है। इसके बाद इसकी जो आकार है, आकृति की हम बात करें तो ये एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। त्रिभुजाकार सभ्यता मतलब इसकी जो आकृति है त्रिभुज की तरह है। जैसे हमारे जो इंडिया का मैप देखोगे आप तो उसमें आपको लगेगा कि यार हमारे जो इंडिया की आकृति है वो चतुर्भुजाकार है। उस तरीके से हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, तो इसलिए त्रिभुजाकार सभ्यता है। उसके बाद इस टाइम कांसे का निर्माण हो गया था, यानी कांसा आ गया था, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। 5 पॉइंट हो गए हैं। सबसे बड़ी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, कितने वर्ग क्षेत्रफल में फैली हुई है, मतलब इसका क्षेत्रफल एरिया कितना है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। किन किन देशों में फैली हुई है? भारत में है, पाकिस्तान में है, कुछ पार्ट अफगानिस्तान में है। किस सभ्यता है? त्रिभुजाकार सभ्यता है। और कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक है, अब जो भारत और पाकिस्तान में कौन सा एरिया कहाँ तक फैला हुआ है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, वरना ये सब टॉपिक आपको जो मैं PDF डालूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे वहाँ पे मिल जाएंगे। विस्तार की बात हो गई हमारी। तो उत्तर में कहाँ तक है और दक्षिण में कहाँ तक है, पूर्व से पश्चिम में कहाँ तक है। ठीक है, हमारे उत्तर की, हम अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में मांडा नाम की एक जगह है। कहाँ पे है? कश्मीर में। कश्मीर में। अब पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता, पहले जो लोग हैं ना कहाँ बसते थे? जहाँ पानी होता था। पानी तो नदियों के पास ही होगा ना, वरना और कहाँ हो सकता है? तो संभवतः ये यहाँ कोई नदी होगी उसके पास ही बसे होंगे। तो यहाँ चिनाब नदी थी, चिनाब नदी थी। मांडा जगह थी, कश्मीर में है जो अभी वर्तमान में। कौन सी नदी थी? चिनाब नदी थी उस टाइम। अगर हम बात करें दक्षिण की, आप नॉर्थ दिख सकते हो या साउथ दिख सकते हो। दक्षिण की बात करें, दक्षिण में देमाबाद एक स्थान है, देमा, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देमाबाद है, महाराष्ट्र में है। अगर नदी की बात करें हम तो परवरा नदी है, परवरा नदी। हम पूर्व की बात करें, आलमगीर नाम की एक जगह है, आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। नदी की बात करें तो नदी का नाम हिंड नदी है, हिंड नदी। ओके, आलमगीरपुर, हिंड नदी। उसके बाद हम उत्तर की बात करें, उत्तर में सुतका गेडो नाम से एक जगह है पाकिस्तान में। नदी की बात करें तो नदी तास नदी है।
और मैंने कहा था भारत में फैली हुई है, पाकिस्तान में फैली हुई है और अफगानिस्तान में फैली हुई है। तो अफगानिस्तान में एक सोरतुगई नाम से एक जगह है अफगानिस्तान में। यह कौन सी नदी है? ऑक्सस नदी। भारत की बात करें, मांडा स्थान है, कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे हैं। दक्षिण में बात करें तो देमाबाद है, महाराष्ट्र में है, परवरा नदी के किनारे हैं। पूर्व में बात करें तो आलमगीरपुर है, यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे हैं। हम बात करें पश्चिम की तो सुत्कागेडोर है और दास्क नदी के किनारे है। हम बात करें उत्तर और पश्चिम की तो सोरतुगई अफगानिस्तान में, ऑक्सस नदी के किनारे। तो हमने विस्तार की बात कर ली, ऑल ओवर विस्तार कितना है वो सब पूरी बात कर ली कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कितना है, कहाँ तक फैली हुई है, किसने प्रकाश डाला, किसने सबसे पहले सर्वे किया, ऑल ओवर पूरी बात कर ली। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हमारे इंडियन हिस्ट्री में इतना ही पार्ट था। और अगर आप अदर देखना चाहते हो कि इनकी लंबाई चौड़ाई, तो ये सब ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि अगर आप बारीकी चीज़ पढ़ने लगोगे तो बुक में आपको कई छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएगी जो ना तो आप याद कर पाओगे ना कभी किसी कंपटीशन में एग्जाम में आती हैं। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे तो ऐसी अथाह चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम ना तो कभी पढ़ पाते हैं ना ढंग से रिवीजन कर पाते हैं, इसलिए उनके आने के चांस कम ही रहते हैं, इसलिए वो लिखाने का इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं था। और जो भी मैंने लिखाया वो सब आपको नोट्स PDF में मिल जाएंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो यूट्यूब चैनल है अपना विसप्ला क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इतना मेहनत किया इसके पीछे एक लाइक कर दीजिए। और आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट, हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो। तो आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ आप मतलब जो फैसले लेंगे, जो डिसीजन लेंगे, निश्चय वो शायद आप सही फैसले ले सकेंगे इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के बाद, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको एक राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं यहीं ख़त्म करते हैं। कल मिलते हैं इसी टाइम। और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपको जो भी समझ में आया, समझ में नहीं आया वो कमेंट करके बता दीजिए, या किस तरह का या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट करके बता दीजिए। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।